हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए पीपीवी का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। नाम है एंसिलरी सर्विसेज। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं रेमिटेंसेस होता क्या है। तो रेमिटेंसेस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो चाहे वो आपका सेम बैंक ब्रांच से हो या डिफरेंट बैंक ब्रांच से हो, आप इजिली मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो मोड ऑफ रेमिटेंसेस होते हैं, आपको यहाँ पर दो तरीके के मोड ऑफ रेमिटेंसेस दिखते हैं। पहला होता है विद इन द सिटी, यानी कि जब आप लोकल मनी ट्रांसफर करते हो तो किसके थ्रू करते हो? बैंकर्स चेक के थ्रू। दूसरा होता है फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर। तो इसमें आपको दो मेथड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होगा, एक डिजिटल मेथड होगा। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है, मेल ट्रांसफर होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है। डिजिटल मेथड के केस में आप देखोगे एनईएफटी है, आरटीजीएस है। तो ट्रांजेक्शन्स जब प्रोसेस किए जाते हैं तो किस तरीके से होता है? तो कस्टमर्स को यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें आपको मोड ऑफ रेमिटेंस बताना होता है कि आप डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेफ्ट कर रहे हो, आरटीजीएस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बेनिफिशियरी का नेम, एड्रेस और अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होता है। रेमिटर्स का नेम, एड्रेस एंड अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? तो जब आप डिजिटल मेथड का इस्तेमाल करते हो ट्रांसफर करने के लिए मनी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो विद इन अ सेकेंड हो जाता है। अगर कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल मेथड से, तो ट्रेडिशनल मेथड्स में काफी टाइम टेकिंग था। तो अब डिजिटल मेथड का इस्तेमाल करके क्या हो गया है? स्पीड और ज्यादा फास्टर हो गई है, इजिली एसेसिबल है, यानी कि आप डिजिटल पेमेंट्स कर पाते हो। सिंप्लीफाइड यहाँ पर प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शन करने का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर्विस चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर मिनिमल सर्विस चार्जेस लगते हैं और ये अगेन एज पर द बैंक्स गाइडलाइंस यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विद इन द सिटी यानी बैंकर्स चेक और ट्रेडिशनल मेथड्स में डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए, राम है, राम को एक XYZ यूनिवर्सिटी में 50,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है। तो रैदर देन कि वो यहाँ पर एक चेक लिखे 50,000 का चेक लिखेगा तो यहाँ पर बाउंस होने के चांसेस होते हैं। तो अब राम ने क्या किया, इनका एबीसी बैंक में बैंक अकाउंट था, तो राम एबीसी बैंक के पास गया, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को 50,000 का इन द फेवर ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी मेरे को डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो। तो बैंक क्या करेगी? तो बैंक राम के बैंक अकाउंट से 50,000 डिडक्ट करेगी और यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट एक इशू कर देगी। अब ये डिमांड ड्राफ्ट राम किसको दे देगा? XYZ यूनिवर्सिटी को दे देगा। तो अब XYZ यूनिवर्सिटी इस डिमांड ड्राफ्ट को लेगी और इजिली इस जो भी 50,000 रुपए थे वो अपने अकाउंट्स में इजिली यहाँ पर ट्रांसफर कर सकती है। अब क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बैंक्स इशू करता है, तो ये देखेंगे आपका बैक बाय किसके होता है? बैंक। तो इसमें 100% अश्योरेंस, 100% गारंटी किसकी होती है? बैंक की होती है। तो यहाँ पर रिस्क देखने को नहीं मिलता है, चेक बाउंस का कोई इश्यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ की रूल्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले, तो ये जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट होता है कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर डिमांड ड्राफ्ट बैंक ने इशू किया और उस पे अगर बियरर डिमांड ड्राफ्ट ऐसे करके लिखा हुआ है, ये अलाउ क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप बियरर डिमांड ड्राफ्ट लिखते हो तो अगर ये आपका डिमांड ड्राफ्ट चोरी हो जाता है या किसी और के हाथ में लग जाता है तो वो इसका जो है मालिक हो जाएगा, यानी कि उसको वो पैसे इन कैश कर दिए जाएंगे। तो इसलिए बियरर आपका डिमांड ड्राफ्ट कभी भी पेएबल नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है डिमांड ड्राफ्ट के केस में। अमाउंट्स की बात करूं तो अगर 20,000 और 20,000 से एबव है तो ये इशू किया जाएगा, पे किया जाएगा थ्रू द बैंकिंग चैनल, आपको कैश इशू नहीं किया जाएगा। परचेजर का नेम जो है मेंशन्ड होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट में मैंडेटरी होता है। वैलिडिटी की बात करूं तो यहाँ पर 3 मंथ्स की डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी होती है। रीवैलिडेशन इसमें पॉसिबल है वंस विद इन अ ईयर, तो साल में एक बार आप इसका रीवैलिडेशन करा सकते हैं। रिफंड हो सकता है जब भी आप कैंसिलेशन कराते हो, जैसे मान लीजिए आपको डिमांड ड्राफ्ट का यूज नहीं है तो आप उसको कैंसिल कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल कैंसिल करा सकते हो, आपको रिफंड मिल जाता है ओनली इफ द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट इज इंटैक्ट, ठीक है, अनयूज्ड एंड आइडेंटिटी वेरीफाइड। तो सारी चीज आपकी वेरीफाई की जाती है, देखी जाती है कि डिमांड ड्राफ्ट का यूज किया गया है नहीं किया गया है। सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपका रिफंड यहाँ पर आराम से प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बैंकर्स चेक के बारे में। तो बैंकर्स चेक किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो बैंक्स के द्वारा लोकल पेमेंट्स के लिए
इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर को कोई कुछ परचेस कर रहे हो उसके लिए कर सकते हो, या कोई डिसीज पर्सन का बैंक अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, उसको सेटल करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह को, या कोई डिफर्ड पेमेंट्स गारंटी है उनको पेमेंट करने के लिए आप बैंकर्स चेक का इस्तेमाल करते हो। तो बैंकर्स चेक में आप देखोगे 20,000 और 20,000 से एबव है तो उस केस में अकाउंट पेई क्रॉसिंग यानी कि अकाउंट पेई का जो है नाम उस चेक पे लिखा हुआ होना चाहिए, और ये इशू किया जाएगा, मस्ट बी इशूड और पेड थ्रू द बैंकिंग चैनल इफ द अमाउंट इज 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा होगा उस केस में आपको यहाँ पर बैंकिंग चैनल के थ्रू अमाउंट को पे किया जाएगा, इशू किया जाएगा। परचेजर का नाम जो है मेंशन रहेगा बैंकर्स चेक पे, ठीक है। वैलिडिटी इसकी 3 मंथ्स की होती है। यहाँ पर रीवैलिडेशन की बात करूं तो पॉसिबल है बाय द इशूइंग ब्रांच। तो अगेन ये इशूइंग ब्रांच पे डिपेंड करता है कि ये रीवैलिडेशन होगा या नहीं होगा। वैलिडिटी कितना होता है, 3 मंथ्स का होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इशू ऑफ द डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक्स। तो क्या होगा कि अगर आपका ओरिजिनल जो डिमांड ड्राफ्ट है या बैंकर्स चेक्स यहाँ पर खो जाता है, आपको डुप्लीकेट कब यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता है, तभी इशू किया जाता है जब आपने जो भी डिमांड ड्राफ्ट का चेक लिया था अगर वो पे नहीं किया गया है तो उस केस में ही आपको एक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड पे साइन कराया जाता है जिसमें ये लिखा होता है, जिसमें आप प्रॉमिस करते हो बैंक से कि अगर कल को कोई भी फ्रॉड कोई भी लॉसेस देखने को मिलते हैं तो उसके लिए टोटल लेबल मैं हूं, बैंक इसके लिए लेबल नहीं है। तो जब भी आप डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक्स इशू कराते हो तो आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करना होता है, ठीक है, और तभी इशू किया जाएगा अगर वो डिमांड ड्राफ्ट का जो पैसा है पेमेंट नहीं किया गया है, मेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं कि डुप्लीकेट जो डिमांड ड्राफ्ट होता है या बैंकर्स चेक कब इशू किया जाता है, तो विद इन द 15 डेज के अंदर आपको इशू कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका चेक गुम हो गया, ठीक है, आप विद इन 15 डेज गए यहाँ पर कंप्लेन किया, बैंक ने क्रॉस वेरीफाई किया, आपने इंडेमनिटी बॉन्ड सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, उसके विद इन 15 डेज आपको क्या करते हैं, डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक आपको इशू कर दिया जाता है। अगर डिले हो गया बियॉन्ड द 15 डेज, जैसे आपका लॉस्ट हुआ, आपने कंप्लेन किया और 15 दिन से ज्यादा हो गए, तो उस केस में यहाँ पर बैंक को पेनल्टी भरनी पड़ती है, बैंक को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो जो एक एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बैंक कॉम्पनसेट करती है। जैसे 15 दिन हो गए आपको डिमांड ड्राफ्ट डुप्लीकेट इशू नहीं किया गया है और 20वें दिन आपको इशू किया जा रहा है, तो इस 15 से 20 दिन के बीच में आपके पास 5 डेज होता है जो डिले हुआ है। तो ये जो 5 डे का कॉम्पनसेशन है एफडी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको पे किया जाता है। तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो एप्लीकेबल होता है जो भी परचेजर है या बेनिफिशियरी है उनके रिक्वेस्ट पे उनको पे किया जाता है। कोई थर्ड पार्टी जो होल्डर होंगे उनको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ये पेमेंट। अब जैसे मान लीजिए रिया है, ठीक है, अब रिया ने यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट इशू कराया था, ठीक है, अब रिया के हाथों से ये डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया, तो रिया ने कंप्लेन किया, तो रिया को यहाँ पर 15 दिन के अंदर या अगर 15 दिन से ज्यादा डिले होता है तो जो भी पेनल्टी का इंटरेस्ट लगेगा रिया को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन रिया ने ये डिमांड ड्राफ्ट दे दिया प्रिया को, अब प्रिया ने इस डिमांड ड्राफ्ट को लॉस्ट कर दिया, तो उस केस में ये प्रिया कौन है, ये थर्ड पार्टी है, तो इनके लिए ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका आरबीआई का गाइडलाइंस होता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, काफी छोटा सा टॉपिक था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मोड ऑफ रेमिटेंस, डिमांड ड्राफ्ट, एफडी, एनईएफटी, आरटीजीएस। करेक्ट आंसर क्या होगा, एफडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट, अ टाइप ऑफ करेंसी नोट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग वन बैंक ब्रांच टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, अ बियरर चेक, a personal check issued by an account holder। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, a negotiable instrument instructing one bank branch to pay a certain amount to a specified person। Which of the following is not a common use of banker's check, payment of a deceased account holder balance to a legal hires, payment of a statutory due like electricity bill, withdrawal of cash from a saving account, payments to contractor or service provider। तो option C is the correct answer। Next question, what is the validity period of the demand draft or banker's check? 6 month, 12 month, 3 month, unlimited validity। क्या होगा correct answer? तो 3 month is the correct answer। Last question है how many times can a demand draft
बी रीवैलिडेटेड। तो कितनी बार रीवैलिडेट करा सकते हो आप? अनलिमिटेड टाइम्स, once within 1 year from the date of issue, twice within 2 years from the date of issue, revalidation is not allowed। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? once within 1 year from the date of issue, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपके टॉपिक से रिलेटेड था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस कि हमारा पेड बैच चल रहा है, तो जिनको भी पेड बैच को एनरोल करना है इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ टेलीग्राम चैनल पे उसका आपको पीडीएफ मिल जाता है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आरबीडब्ल्यूएम और बीपीवी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो गाइस जाइए जाकर के आराम से पढ़ाई कीजिए और अच्छी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो फ्रूटफुल लगता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली चीजों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ।